टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात कर लेंगे स्किन इश्यूज़ के हवाले से, क्योंकि खूबसूरत जगमगाता हुआ चेहरा जो है वो हर एक की ख्वाहिश होती है, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो। सब लोग अपने आप को जो है ना वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखें। हर कोई यही चाहता है कि उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और दाग धब्बे और कील छाइयाँ ये जो तमाम चीज़ें होती हैं इनसे पाक साफ़ हो। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस मामले के हवाले से संजीदा नज़र आती हैं हमें, क्योंकि हम देखते हैं हमजा ख़वातीन ही ज़्यादा जो है ना स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो कहते हैं कि हमारे पास ख़वातीन ही ज़्यादा आ रही होती हैं। मतलब हैरत की एक बात यह है कि ख़वातीन ज़्यादा जा रही होती हैं, दानों के मसाइल इस तरह की चीज़ें, ये मसाइल शायद आमतौर पे ऐसा लगता है कि ज़्यादा शायद ख़वातीन को ही इनका सामना करना पड़ रहा होता है। और उसके अंदर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या वो ज़्यादा क्रीमें लगा रही होती हैं, इस वजह से भी जाहिर सी बात है टोटके इस्तेमाल कर रही होती हैं, और एक्सपीरियंस अपनी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। हम तो नहीं समझ सकते, मैं खुद नहीं समझ सकता, इकरा खुद से तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती कि हमारी स्किन टाइप क्या है, हम उसके ऊपर टोटके करते रहते हैं। 2 बहनें 3 बहनें हैं, वो तीनों एक ही किस्म का अच्छा, तीनों की स्किन टाइप है वो भी डिफरेंट होगी, लेकिन जो है वो टोटके तीनों ही कर रही होंगी घर में, तो वो फिर जिसकी स्किन टाइप से वो मिल गया उसके लिए तो सही हो गया, फ़ायदा हो गया। लेकिन जिनके नहीं होता उनके पे फिर दाग धब्बे और जिस तरह की चीज़ें हैं मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जो दाने हैं ना बहुत ज़्यादा पे वो रिएक्शन जो होता है ना वो उनकी वजह से होता है। ये जो आप रंग बिरंगी क्रीमें भी इस्तेमाल करते हैं, उन दानों को जो है ठीक करने के लिए जो ऊपर क्रीमें लगाई जाती हैं उससे अक्सर ऐसा हो जाता है कि मज़ीद सूरत हाल बिगड़ जाती है। सारा कुछ क्यों हो रहा होता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुश्ताक ढाहा साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। पहले तो मैं बताइएगा कि ख़वातीन का ही मसला ज़्यादा क्यों है, ये जो दाने कील महासे वगैरह उनको बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब और मिस इकरा। आज जिस तरह से आपने बात की है कि हम डिस्कस करेंगे एक्नी के बारे में और पिगमेंटेशन के बारे में। जो आप बात कर रही थी कि जो फेस पे पिंपल्स बनते हैं या दाने बनते हैं, ये हमारा सबसे मेजर इशू जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लोग आ रहे होते हैं वो एक्नी के लिए और पिगमेंटेशन के लिए आ रहे होते हैं। और जो दाने बनते हैं उसकी मेन रीज़न ये बन रही होती है कि आपकी सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसमें हम कहते हैं कि ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन जब होती है और आप देखते हैं कि सीबम फेस के ऊपर थोड़ा सा कलेक्ट होता है और उसमें इन्फेक्शन होती है और वो पिंपल्स बनते हैं, दाने बनते हैं, और फिर फर्दर हम उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। और अलॉन्ग विद दैट इसके ऊपर वेदर के भी इफेक्ट्स आते हैं। वेदर जस्ट लाइक कि जी कि अगर वेदर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसमें फिर ज़्यादा पिंपल्स के या एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर ड्राई वेदर है तो फिर स्किन ड्राई होती है। इस तरह से हम अकॉर्डिंग लेके चल रहे होते हैं। और जो पिंपल्स की मेन रीजंस हैं उसमें फिर ये भी है कि जी कि आप आफ्टर प्यूबर्टी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही होती हैं, स्पेशली हार्मोनल चेंजेस, जिसके बाद इसकी प्रेवलेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसकी एक और चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इसकी जो प्रेवलेंस है वो सबसे ज़्यादा फेस पे होती है। जो कि हमारा फेस है वो प्रेजेंट जो हमारी पर्सनैलिटी को करते हैं हमारा फेस करता है, और जो ये एक्नी है ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी फेस पे ही करती है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि इंसान का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है जब इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब चेहरे पे जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि वही हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं और उसी वजह से लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अब एक दफ़ा पिंपल्स निकले, उनको हमने ट्रीट किया, सेकंड टाइम निकले, हमने उसी प्रोसीजर के तहत ट्रीट करना शुरू कर दिया, ये प्रैक्टिस कैसी है? देखें, इसमें हमारे पास ये होता है कि एक्नी का एक्नी का एक हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है, दूसरी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसकी कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करें। जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आपको जब एक्नी हो तो उसका ट्रीटमेंट लें आप, और ट्रीटेबल ये डिजीज़ है, और इसमें ऐसा नहीं कि जी कि आप ट्रीटमेंट लेंगे और ये ठीक नहीं होगी। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये ट्रीट होने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन ये दोबारा भी हो सकती है। तो हमारे पास जो भी हमारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि एक्नी आप ट्रीट कर रहे हैं आपको, ठीक है, और इसके बाद ये ठीक हो जाएगी, बट अगेन ये हो सकती है, तो इस पर परेशान नहीं होना। और दूसरा इसका ये है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबे अरसे के लिए भी चल सकता है। मतलब ये कि इट मे बी पॉसिबल कि हम ट्रीटमेंट दें और वो 15 दिन में ठीक हो जाए, महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, बट ठीक हो जाता है वो। लेकिन उसके अगेन होने के भी रिकरेंस के भी चांसेस होते हैं।
तो ये पब्लिक की को अवेयर करने की ज़रूरत है इस बात की कि इसमें परेशान नहीं होना। और दूसरा ये है कि इसके दोबारा होने के चांसेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से अभी मैडम ने कहा कि जी कि वो उसका फेस के ऊपर डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आता है, तो इसमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लूज होता है। और इसका साइको सोशल इम्पैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस लूज होता है, आप लोग पब्लिक में फेस नहीं कर पा रहे होते। और दूसरा ये कि जब आपकी चेहरा इतना ज़्यादा वो होता है जी, तो चेहरा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है, तो उस वजह से लोग अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा शटर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात ये कि जैसे किसी को एक्ने वगैरह या पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम हो जाए तो उसको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, या फिर अपनी जो डाइट है उसको बेहतर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डाइट भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। इसमें जो डाइट भी अफेक्ट करती है। देखें, जो इसका मैकेनिज्म अफेक्शन है वो बहुत सिंपल है कि हमारी बॉडी की सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। और जो सीबम हम बोलते हैं कि जिस तरह से आप देखते हैं ना कि फेस कुछ लोगों का फेस ऑयली होता है, मतलब ये कि वो ड्राई नहीं होता, ऑयली होता है। तो सीबम क्या होता है जी कि हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग सीबम बोलते हैं, जो कि हमारे फेस को वेट भी रखता है। और इसका फ़ायदा भी होता है कि ये हमारी स्किन को डिफरेंट जर्म्स से और डिफरेंट जो हमारे सराउंडिंग फैक्टर्स हैं उससे सेव भी करता है। बट जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो फिर इसके अंदर होती है इन्फेक्शन, जिसकी वजह से एक्नी होती है। तो जो बात आपने डाइट की है, बिल्कुल कुछ डाइट्स हमारी ऐसी हैं कि जो इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देती हैं। बट अगेन, अगर ये एक दफ़ा हो चुकी हुई है तो हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। जो एक चीज़ यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब एक दफ़ा एक्नी हो गई है, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो फर्दर वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ चली जाएगी। और एक्नी की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक्नी स्कार्स बनते हैं। एक्नी स्कार्स ये होते हैं कि फेस के ऊपर वो, जिसे हम आम ज़बान में हमारी मेडिकल टर्म में उनको स्कार्स बोलते हैं, आम ज़बान में उसको कहते हैं कि फेस पे खड्डे से बन गए हुए हैं। तो आप देखें तो फेस के ऊपर खड्डे बन जाते हैं। फिर फर्दर उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो है ना वो लंबा हो जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है कि उसके लिए लेजर्स करते हैं हम लोग। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप मौजूद है, क्योंकि हम पहले तो हमें यही पता था कि जो खड्डे होते हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, एक दफ़ा पड़ गए तो बस वो ख़त्म नहीं होते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पड़ जाए वो होती है। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि खड्डे बनते क्यों हैं। खड्डे बनते हैं वो एक्नी की कॉम्प्लिकेशन होती है। एक्नी होती है, हम उसको प्रॉपरली टाइम पे ट्रीट नहीं करते तो खड्डे बनते हैं। आपके लिए जो हाईली रिकमेंडेड है वो ये है कि आपको जब एक्नी हो उसका ट्रीटमेंट लें। अगेन, अगर किसी को खड्डे बन चुके हुए हैं तो उसका हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है। हम लोग CO2 फ्रैक्शनल लेज़र करते हैं और CO2 फ्रैक्शनल लेज़र के एक्नी स्कार्स को एड्रेस करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। इवन के एक डॉक्टर साहब, आप लेज़र का जिक्र कर, लोग लेज़र से भी घबराते हैं कि शायद लेज़र के बाद, कुछ लोग ये शिकायत भी करते हैं कि हमारी स्किन जो है वो वैसी रही नहीं, हमें उसके बाद ज़्यादा मसाइल होना शुरू हो गए थे। तो लेज़र के हवाले से भी हमें बताइएगा ये कितना सेफ है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैं खुद एस्थेटिक्स में प्रैक्टिस करता हूँ, तो जो लेज़र्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इसके बारे में बताऊंगा, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र जो कि हम एक्नी स्कार्स के लिए करते हैं, वो टोटली सेफ है। एक तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि जो भी हम लोग प्रोसीजर्स, लेज़र, जो चीज़ भी पाकिस्तान में हो रही है वो FDA अप्रूव्ड है। और हमारी जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, हमारी जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं, वो वही ही प्रोसीजर हमारे पास इम्प्लीमेंट करने देते हैं या प्रैक्टिस करने देते हैं डॉक्टर्स को, जो ऑलरेडी इंटरनेशनली अप्रूव्ड होता है। तो इस तरह नहीं होता कि जी हम जो डॉक्टर्स हैं या जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम लोग कोई ऐसा प्रोसीजर यहाँ पे कर सकते हैं कि जिसकी इंटरनेशनली अप्रूवल नहीं है। और हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट एज सच नहीं है, लेकिन जो उसकी हम लोग पोस्ट प्रोसीजर आपको एहतियात बताते हैं, अगर वो ना की जाए तो उससे हमें हमारी जो डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है ना वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि वो आपकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेंगे वो। हाँ जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये छाइयों के हवाले से भी ज़रा हमें बताइएगा। बड़े लोग परेशान रहते हैं और ये लगता है कि शायद इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद ही नहीं है। एक तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में बता दीजिएगा, और क्या छाइयाँ रातों रात पड़ जाती हैं या इसके पीछे भी कोई वजूहात होती हैं जिनको लोगों को खुद भी अंडरस्टैंड करना चाहिए? देखें, जो छाइयों की 2-3 मेन वजूहात हैं उसकी ना, जो इसकी कॉजेस हमने पढ़ा भी है, हमने प्रैक्टिस में भी देखा है, और हम लोग देखते हैं कि जो लोग आ रहे होते हैं वो भी वही चीज़ें ही करके आ रहे होती हैं जो उसकी पॉजिटिव फैक्टर्स है उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो सन एक्सपोजर है हमारा,
जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है उनमें पिगमेंटेशन के, मिलाजमा के, छाइयों के, फ्रैकल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट आई वांट टू क्लियर कि पिगमेंटेशन, मिलाजमा, छाया, फ्रैकल्स ये एक ही चीज़ है। आम ज़बान में हम लोग उसको छाया बोलते हैं, लेकिन हमारे मेडिकल टर्म में उसको मिलाजमा बोलते हैं। इसकी मेन रीज़न ये होती है कि हमारा सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है और हम लोग ये कंसेप्ट ले रहे होते हैं कि चूँकि हमने विटामिन डी के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सन एक्सपोजर लें और सन में जाएँ। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं वो ये कहते हैं कि आप सन एक्सपोजर ज़रूर लें, लेकिन मॉर्निंग टाइम में 7 to 9 AM और ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, जो आप विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए सन एक्सपोजर आपके लिए रिकमेंडेड है। हाँ, फर्दर जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है उसके लिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें, जो कि हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। वो विटामिन डी के इंजेक्शंस भी हैं, कैप्सूल्स भी हैं। दूसरा ये है कि उसमें जो सन एक्सपोजर हम लोग डे टाइम में लेते हैं, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। वो ना सिर्फ पिगमेंटेशन कॉज करती है बल्कि वो स्किन को एजिंग की तरफ लेके जाती है। आप देखें, आपने भी सराउंडिंग सोसाइटी में ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग धूप में ज़्यादा होते हैं या धूप में काम ज़्यादा करते हैं, उनकी चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो वो एजिंग की तरफ जा रही होती है स्किन, एज कम्पेयर टू दोज पीपल के जो लोग थोड़ा सा ख्याल करते हैं और सन एक्सपोजर अगर ज़रूरी भी हो, मतलब उसको अनअवॉइडेबल हो, तो फिर वो लोग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं या सन ब्लॉक जिसको हम आम ज़बान में बोलते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और इसका दूसरा फैक्टर ये है कि जो पिगमेंटेशन है इसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, जो कि